आई स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो है कि आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जिसमें कि 4 चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस और क्यूब। जो लोग बिल्कुल नए हैं एग्ज़ाम के लिए, जो कि सीजीएल या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, और एसएससी में आपके सीजीएल, सीएचएसएल और आपके सीपीओ या फिर आपको जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स में इन चारों ही चैप्टर्स आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर चैप्टर से लगभग आपका एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है। यानी आप कह लें अगर सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम की अगर बात करेंगे तो आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इन चारों चैप्टर से मिल के आते हैं। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग तो सबसे पहले देखेंगे कि इन चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए डेमो होगा आज 15 क्वेश्चन का, और ये 15 क्वेश्चन देखेंगे, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन लगाने का तरीका आपका होगा कि आपके सामने पहले क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन पे आपको हर क्वेश्चन के आपको 20 सेकंड का टाइमर चलाया जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि 20 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन हम आपको समझा रहे होंगे। बाकी आप जो है कि क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगेंगे उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप 20 सेकंड में पा जा रहे हैं, लगा ले रहे हैं, तो उसका कमेंट करके आप जरूर बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमने 20 सेकंड के अंदर कर लिया था। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि डाइस का होगा, आइए देखते हैं। चलिए आपके लिए ज़रा टाइमर चला दें हम। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस ऑफ कंटेनिंग 2। इसका मतलब कि 2 के अपोजिट कौन सा फेस आएगा, जल्दी से बताइए। और यहाँ आपका टाइम समाप्त हुआ। अब चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 के अपोजिट वाला जो फेस है आपका नीचे यहाँ दिख रहा होगा, इस वाले फेस पे कौन सा एलिमेंट या कौन सा नंबर आएगा। आप देखेंगे जब आपका ये डाइस बनाया जाता है, मान लीजिए आपके एक डाइस हम जरा बनाएं, हमने कहा चलिए एक डाइस आपके सामने बनाया जा रहा है। अगर आप बात करें इस डाइस की तो ज़रा इसका हम क्यूब फॉर्म बना लें। अगर इस डाइस का हम क्यूब फॉर्मेट बनाएं तो कुछ डाइस ऐसा बनेगा। तो आपसे कहा गया ये जो ऊपर वाला फेस आपके डाइस का है, ये ऊपर वाला फेस, इस पर अगर 2 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा था, तो इसके जो नीचे वाला जो ए वाला जो फेस होगा, नीचे वाला, ये इसका अपोजिट होगा। तो कहा गया इस अपोजिट फेस पे यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। जब भी आपके सामने कहीं भी सिंगल डाइस आती है, आपको पता है जब आपके सामने कहीं डाइस आती है सिंगल, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो आपको चेक करना होता है कि डाइस आपका किस टाइप का डाइस है। डाइस आपका मानक पासा है या फिर ये आपका डाइस जो है वह अमानक पासा है, या इसी को सामान्य पासा कहते हैं। इसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो जरा छोटी सी बात बता दें आपको कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि एक ऐसा पासा जिस पे नंबर्स लिखे हों और वो नंबर्स जो होने चाहिए 1 to 6 ही होने चाहिए। मतलब कि अगर 7 लिख के आ जाए, 8 लिख के आ जाए, तो आपका अगर डाइस है उस पर 7 और 8 आपको नंबर दिख रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता। ठीक, आगे कहा जाता है कि स्टैंडर्ड डाइस पे जो अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट जो फेस होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है, हमेशा 7 होता है। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि ऐसे पासे जिसके एडजेस्टेंट जो फेस होते हैं, एडजेसेंट फेस का मतलब होता है ऐसे फेस जो सामने दिख रहे हो, उसका अगर सम गलती से 7 हो गया तो ये पासा आपका अमानक पासा हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए आपके पास से अगर मानक पासा है कि अमानक। तो आपके सामने कहा देखिए आपका जो 2 लिखा है यहाँ 5 लिखा है, अगर दोनों फेस को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का मतलब पासा कैसा निकल गया, ये पासा आपका निकल गया अमानक पासा। अगर यह मानक पासा होता तो जरा सोचिए एक के पीछे कौन सा फेस यहाँ पे ला दिया जाए कि इन दोनों का सम 7 हो जाए, क्योंकि मानक पासे पे सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 1 के पीछे 6 आएगा तो उसका सम 7 होगा, 2 के पीछे अगर 5 है तो इसका सम 7 होगा, 3 के पीछे 4 है तो इसका सम 7 होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि मानक पासे में 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 3 का विपरीत 4 होता है, लेकिन अमानक पासे में क्या होगा ये बात तो क्लियर नहीं है। तो फिर जरा सोचिए अगर 2, 3 और 5 सामने दिख रहा था तो 2 के विपरीत आपका जो नंबर छिपा हुआ है, यानी 1 भी हो सकता है, आपका छिपा हुआ 4 भी हो सकता है, छिपा हुआ 6 भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपके सामने पूछा गया था कि व्हाट विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 2।
तो 2 के विपरीत कौन सा नंबर हो सकता है? तो 2 के विपरीत 1, 4 और 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि 1, 4, 6 में से कोई भी नंबर इसके विपरीत आ सकता है। बात क्लियर है? मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिर डाइस का आपके सामने आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में कि आप 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर आपके सामने आया, जरा हम इस क्वेश्चन के लिए फिर आपको टाइमर दे दें। एक सेकंड, जरा टाइमर से पहले आपको कुछ चीज़ हम बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन में। टाइमर से पहले आपको चीज़ बता दें जरा हम कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन दिए वो ऑप्शन क्या है? कहा गया था कि व्हाट इज़ द थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस, यानी कि डाइस के ये पहला पोजीशन दिया गया था या डाइस का दूसरा पोजीशन दिया गया था, और आपसे पूछा गया है कि इस डाइस का अगर तीसरा पोजीशन यहाँ बनाया जाए तो इन चारों ऑप्शन में से तीसरा पोजीशन कौन सा होगा। तो जरा पहले ऑप्शन हम कंप्लीट कर दें। जो ऑप्शन आपका था इसमें जो है आपका यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ये 5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ बात करेंगे तो ये आपका सेकंड ऑप्शन में आपका, अच्छा सॉरी, ये जो आपका ऑप्शन था जरा ऑप्शन हम लिख दें। ऑप्शन आपका जो थे था आपका 5, यहाँ था 6, ये आपका जो ऑप्शन लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था 4, ये लिखा हुआ था 5, और तीसरा ऑप्शन जो था यहाँ पर आपका लिखा हुआ था 2, यहाँ लिखा हुआ था 3, और यहाँ आपका लिखा हुआ था 3, और यहाँ लिखा हुआ था 2। और जो पहला आपका 3 दिख रहा है एक्चुअली ये 3 नहीं है, ये आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका 5 है। ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1 है, और ये जो है आपका ये 3 है, और फिर जो ऊपर आपका है ये आपका 4 लिखा हुआ है। चलिए आपके ऑप्शन तैयार हो चुके हैं, और आपके सामने कहा गया कि अगर ये 2 डाइस आपके पहला और दूसरा स्थिति डाइस की दी गई है तो डाइस की तीसरी स्थिति इसमें से क्या होगी? ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब जल्दी से आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। अब चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पर दूसरा समझते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा जरा जल्दी से समझ लेते हैं। हमने कहा आपके सामने जो पहली और दूसरी स्थिति दी गई, पर दोनों पास हम याद रखिए, जब आपके डाइस की 2 पोजीशन दी जाती है, जब भी डाइस की 2 पोजीशन दी जाती है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम डाइस के अपोजिट निकालते हैं। तो आइए जल्दी से पहले इन दोनों डाइस में देखें कि किसका क्या अपोजिट होगा। हमने कहा देखिए दोनों डाइस में क्या कॉमन है, तो एक फेस कॉमन था, इसका नाम था 6। तो जो कॉमन फेस होता है उसको हमने कहा था कि ऊपर नीचे आपस में लिख लीजिएगा। उसके बाद से डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और क्लॉकवाइज चला जाएगा। क्लॉकवाइज चलने पर जो नंबर होंगे उसे नोट डाउन करिए। तो 6 के बाद क्या आया? 2, 2 के बाद क्या आया? 3। तो 6, 2 और 3। इसके बाद इसमें आप चलेंगे तो फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 4। अब देखिए 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और जो नंबर आपका नहीं दिख रहा था वो क्या था? 5। तो 5 जो किसका अपोजिट हो जाएगा? 6 का। ये आपके डाइस का रूल होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है कि हम पढ़ेंगे विधिवत जब हम डाइस चैप्टर पढ़े होंगे। फिलहाल जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करा रहे हैं। आगे चलिए, आगे हमने कहा कि आप नहीं पढ़ें तो फिर आपको बता दें कि जब डाइस में आपका केवल एक फेस कॉमन होता है तो कुछ नहीं करना होता, उस फेस को ऊपर नीचे आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद वहाँ से क्लॉकवाइज चल के नंबर्स को लिख दीजिए। फिर जो नंबर्स आपके आमने सामने आ जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो नंबर नहीं दिख रहा होगा वो क्या होगा? इन दोनों फेस के सामने कौन सा नंबर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन का तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है। हमने कहा पहले वाले में लिखा था 5, 6। जरा बताइए 5 और 6 आपके क्वेश्चंस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या ये दोनों अपोजिट फेस एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? अपोजिट का तो मतलब होगा कि 5 का अपोजिट नीचे यहाँ आएगा, 6 का अपोजिट यहाँ बगल में आएगा। तो 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा दूसरा ऑप्शन में देखिए 3 और 4 एक साथ आ चुके हैं। यहाँ पे 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन सी में आपसे कहा गया कि 3 और 2 और 2 और 1। जरा देखिए 2 और 1 एक साथ आ चुके हैं, क्या 2 और 1 अपोजिट है तो एक साथ कभी आ सकते हैं? नहीं आ सकते, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 आया तो 3 का अपोजिट जो 4 है वो यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ 2 आया तो 2 का अपोजिट जो 1 है वो नहीं दिख रहा है। 5 आया तो 5 का अपोजिट 6 यहाँ नहीं दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक जरा नोट आप लिख सकते हैं क्या? एक नोट बोल रहे हैं, जरा नोट करेंगे क्या? जरा नोट करिए। हमने कहा एक नोट आपको लिखना होगा कि किसी भी पासे में, जरा लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं,
किसी भी पासे के दो अपोजिट सतह या दो अपोजिट फेस, किसी भी पासे के अपोजिट फेस कभी भी पासे पर एक साथ नहीं दिख सकते या कभी भी एक साथ नहीं छिप सकते। अगर छिप भी एक साथ जा रहे हैं, मान लीजिए आपका यहाँ अपोजिट हमने एक डाइस बनाया और हमने कहा इस डाइस में आपका उल्टा जो है वो 6 का उल्टा 5 है और हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ हमने 4 लिख दिया। 2 और 5 और 6 दोनों को हमने गायब कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक साथ गायब हुए तो जो पीछे के 3 सतह होंगे उन्हीं तीनों सतह पे दोनों दिख रहे होंगे। इट मीन्स दैट फिर ये दोनों एक साथ आ गए, इसलिए डाइस आपका कभी नहीं बन सकता। तो इस बात को याद रखिएगा कि दोनों विपरीत सतह न तो कभी छिप सकते हैं न तो कभी एक साथ आ सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, जरा तीसरे क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर चला दिया जाए। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। चलिए आपकी टाइमिंग खत्म हो चुकी है, समझते हैं। हमने क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट नंबर विल कम एट द क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ दिख रहा था, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। डाइस की पहली पोजीशन है, डाइस की दूसरी पोजीशन है, डाइस की तीसरी पोजीशन है। कहा क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आ सकता है। चलिए अगर ये दोनों डाइस हमें गिवन है तो इन दोनों डाइस के सहारे हम क्या करते हैं, पहले अपोजिट फेस निकाल लेते हैं। दोनों नंबर में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, हमने कहा 3 कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है, 3। तो दोनों में 3 कॉमन, तो 3 को ऊपर और नीचे लिखेंगे। और फिर 3 से क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, 5 के बाद क्या है 2, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। अच्छा इसमें क्लॉकवाइज चलिए तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4, तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा, तो 6 क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है डियर्स। चलिए अब जल्दी से बताइए इसमें क्या यहाँ आ सकता है। हमने कहा जरा सोचिए, अगर यहाँ पे 5 आ चुका है तो क्या यहाँ पे 5 का अपोजिट आ सकता है क्या, यानी अगर यहाँ 5 आ गया तो 5 का अपोजिट जो 1 है वो क्या 1 कभी यहाँ आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, नहीं पहला ऑप्शन कभी नहीं होगा। हमने कहा जरा सोचिए, अगर 2 यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है तो क्या 2 कभी यहाँ इटसेल्फ आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। जरा बताइए 3 अगर यहाँ पे आपका 2 दिख रहा था तो 2 का अपोजिट क्या है 4, तो क्या कभी भी 4 जो है यहाँ पे आ सकता है क्या, क्योंकि जब 2 दिख रहा है तो उसका अपोजिट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर। कितने आसानी से हमने क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन लगा दिया, आपने देखा होगा। आशा करते हैं आप भी एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे। जरा एक मौका आपको और देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होगा, जल्दी से बताइए कि व्हाट नंबर विल कम एट द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मार्क 2 लगा दिए गए हैं। फटाक से आपके सामने टाइमर शुरू करते हैं और जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है और आप क्वेश्चंस भी बहुत सारे लोग लगा चुके होंगे। कुछ लोग एक क्वेश्चन नया देख रहे होंगे कि सर 2 क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें। तो आपको समझा दें कि डाइस की चलिए पहली पोजीशन थी, डाइस की दूसरी पोजीशन थी, डाइस की तीसरी पोजीशन थी। आपके सामने कहा गया कि क्वेश्चन कैसे लगे। देखिए बिल्कुल इतने आसान तरीके से लगाएंगे, एकदम नायाब तरीका होगा जो बिल्कुल आप विद इन 5 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन कैसे, पहले समझिएगा। जो डाइस दी हुई है गिवन आपके, इन दोनों से इसका अपोजिट निकालिए। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका एफ कॉमन था। क्लियर है, तो दोनों में एफ कॉमन है तो एफ को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे लिख लेंगे। चलिए एफ के बाद क्लॉकवाइज चलिए तो ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो एफ के बाद आपका ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। अच्छा सेकंड वाले में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में जब चलेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एफ के बाद बी होगा, बी के बाद क्या होगा, क्लॉकवाइज सी होगा। तो एफ के बाद आपका क्या आएगा, एफ के बाद आपका बी होगा, बी के बाद क्या होगा, सी होगा। अच्छा किसी ने कहा सर यहाँ तो आपके 2 फेस कॉमन है। जरा सोचिएगा, यहाँ पे आपका बी और एफ, यहाँ पर भी बी और एफ, सर 2 फेस कॉमन हो गए। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, इसका नया तरीका बताइए हमें।
हमने कहा याद रखिएगा डियर्स कि जब आपके क्वेश्चंस में आपके डाइस में दो दो फेस कॉमन हो जाए तो उसमें कुछ नहीं करना होता, जो फेस आपके कॉमन होते हैं उन फेस को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। यानी अगर बी और एफ कॉमन है तो बी और एफ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग फेस होगा उसका अपोजिट क्या होता है, रिमेनिंग वाला फेस, यानी ए का उल्टा क्या होगा, सी होगा। इस फिगर में हमें केवल एक ही चीज़ पता चल पाया क्या, कि ए का अपोजिट सी होगा। इसके अलावा बी और एफ का अपोजिट क्या होगा ए हम नहीं बता सकते। इसका अपोजिट वे नंबर हो सकते हैं, ई और डी में से कोई भी एक नंबर किसी का भी अपोजिट हो सकता है, लेकिन क्या होगा ए हम नहीं बता सकते। तो हमारा गिवन क्या, बस गिवन ये है कि ए का उल्टा सी होगा। आप पूरा क्वेश्चन यहीं से हम लगा ले जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर ए का अपोजिट सी है तो क्या ए और सी दोनों एक साथ यहाँ पे ए और सी आ सकते हैं क्या? अगर ए और सी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक साथ आएंगे क्या? बिल्कुल कभी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये दोनों तो कभी होंगे नहीं। अच्छा जरा सोचिए, आपके क्वेश्चन में कहा गया कि ए और सी एक साथ तो आ नहीं सकते, हमने कहा बिल्कुल नहीं आ सकते। तो जरा सोचिए, अगर यहाँ पे आपके बी और एफ को रख दिया जाए, अगर यहाँ पे बी और यहाँ पे एफ रख दिया जाए तो ए और सी देखिए दोनों एक साथ गायब हो गए। तो दोनों क्या एक साथ गायब हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, ए वाला भी कंडीशन नहीं हो सकता। हमने अभी बताया आपको, एक नोट हमने लिखवाया कि कभी भी दोनों तो दोनों अपोजिट फेस कभी एक साथ आ सकते हैं, नहीं कभी दोनों अपोजिट फेस एक साथ गायब हो सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। हमने कहा ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है इस क्वेश्चन को लगाने का। तीसरे में कहा गया ई और एफ। अगर यहाँ पे ई यहाँ पे एफ रख दें या यहाँ पे एफ यहाँ पे ई रख दें तो फिर भी आपका ए और सी दोनों एक साथ गायब हो गए और एक कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बचा क्या? ई और ए। अब किसी ने कहा सर ई और ए को रख के दिखाई, हमने कहा ई और ए को अगर रखेंगे तो ई और ए देखिए, अगर आपका डी आया है तो डी का अपोजिट इसमें से कोई एक नंबर हो सकता था, एफ हो सकता था, चलिए एफ नहीं आया। ई आया तो ए का अपोजिट सी नहीं आया, और ई आया तो ई का अपोजिट यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लेंगे, बी हो सकता है, बी नहीं आया। मतलब कि आपके कहने का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, 4 क्वेश्चन अपने देखे, 4 क्वेश्चन डाइस के थे, 5वां क्वेश्चन भी आपका डाइस का ही है। जल्दी से बी रेडी, हमें आशा है कि आप ये क्वेश्चन लगा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5वां। फिर यहाँ पे जरा हम पहले क्वेश्चन एलिमिनेट कर दें, जरा कुछ क्वेश्चन में लिखना है लिख दें, उसके बाद आप आगे क्वेश्चन लगाइएगा। कहा गया कि व्हाट इज द थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस। डाइस की तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है? डाइस की पहली पोजीशन है, ये डाइस की दूसरी पोजीशन, डाइस की तीसरी पोजीशन क्या होगी ये आपसे कहा गया है। तो पहले डाइस के बारे में हम लिख दें। ये आपका बी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका जो है वो ई हो जाएगा और यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ था, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे तो आपका एफ है, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर ई में ई था, ये डी है, ये ए है। चलिए ऑप्शन आपके तैयार हो चुके हैं। आपको बताना है कि डाइस की तीसरी पोजीशन यहाँ क्या आने वाली है, यहाँ पे कौन सा डाइस बन के आएगा इन चारों में से, ये आपको बताना होगा। तो चलिए पहले आपके लिए हम टाइमर स्टार्ट कर दें, फिर जो है कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से 20 सेकंड में सॉल्व करिए। चलिए जितने लोग क्वेश्चन 20 सेकंड में लगा लेंगे वो लोग जरूर हमें इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आ रहा था। ठीक है, 20 सेकंड वाले कमेंट जरूर करेंगे। अब जरा ध्यान समझिएगा, जब भी ये क्वेश्चन ऐसा भी जस्ट क्वेश्चन एक नंबर वाला लगाया था जहाँ पे नंबर लिखे हुए थे डाइस पे। तो चलिए पहले दोनों में बताइए, फटाक से अपोजिट निकालिए। हमने कहा दोनों में अपोजिट क्या, देखिए दोनों में यहाँ पे सी और ए, यहाँ पर भी सी और ए। तो हमने भी कहा जब दो फेस कॉमन हो तो कुछ नहीं करूँगा, कैंसिल आउट करिए, जो बचा हुआ फेस है वो बच्चे वाले फेस का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ से हम बता सकते हैं, इसके अलावा और कुछ डाइस में नहीं बता सकते। तो अगर बी का फेस अपोजिट है एफ, क्लियर है, तो ज़रा सोचिए बी और एफ दोनों क्या कभी एक साथ आ सकते हैं? गलत, नहीं आ सकते। हमने कहा जरा सोचिए बी और एफ कभी भी दोनों यहाँ पे एक साथ छिप सकते हैं? नहीं छिप सकते। हमने कहा जरा ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर भी आपके बी और एफ दोनों एक साथ छिप गए हैं, नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विद इन 5 सेकेंड आंसर आ रहे हैं, विद इन 5 सेकेंड। आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोचिए, आपके सामने केवल 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। क्वेश्चन में कहा गया यदि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को गुलाबी रंग से रंग दिया जाए। गुलाबी रंग जरा सोचिए फेवरेट है कुछ लोगों का, एक कुछ लोग नहीं, काफी लोगों का फेवरेट है। तो गुलाबी रंग है तो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। कहा गया कि रंग से रंग देते इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले अगर छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल प्राप्त छोटे घन कितने होंगे। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बताना है आपको।
चलिए जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन हम लाते हैं, जरा क्वेश्चन पहले टाइमर चलाया जाए। क्वेश्चन का टाइमर आपका 20 सेकेंड का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 से 7, ओके क्वेश्चन नंबर 6 का टाइमर आपके लिए। चलिए इसका टाइमर आपका ख़त्म हो चुका। हमने कहा जरा एक पॉइंट लिखेंगे क्या, एक नोट लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट लिखिए जरा। नोट में हमने कहा कि जब भी आपके सामने कोई क्यूब हो और एक बड़े से क्यूब को, ध्यान सुनिए, एक बड़े से क्यूब को एक छोटे क्यूब में विभाजित किया जाए। अगर एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में विभाजित किया जाए, अगर बड़ा क्यूब मान लीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई या जो भी है उसकी क्यूब का जो क्यूब का मतलब क्या होता है, ये आपका क्यूब जरा हम बनाएं पहले, तो एक क्यूब जरा आपके सामने बना दिया जाए। ये आपका क्यूब हो गया, क्लियर है, ये आपका क्यूब हो गया। हमने कहा क्यूब की जो ए बेस होती है, फिर जो इसका हाइट होता है या फिर उसका जो चौड़ाई, तीनों चीज़ें क्या होती है, समान होती हैं। लेकिन अगर ये हम क्यूबाइड बना दें, ए से आप कह सकते हैं, देखें रूबिक्स क्यूब आपने देखा होगा, उसे क्यूब कहते हैं। लेकिन अगर माचिस के आप डिबिया देखे होंगे, कुछ लोग माचिस की डिबिया भी देखे होंगे, तो माचिस की डिबिया आपने जब देखा होगा तो ज़रा देखें माचिस की डिबिया कैसी होती है। क्या माचिस की डिबिया जो होती है वो कुछ ऐसे होती है क्या, माचिस की डिबिया ऐसे होती है क्या? अब जरा सोचिएगा, अगर ये माचिस की डिबिया तो इसकी देखिए लंबाई कुछ और है, इसकी ऊंचाई कुछ और है, इसकी चौड़ाई कुछ और है, तीनों ही चीज़ें इसकी क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, तो इसे हम क्यूब नहीं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्यूबाइड, या हिंदी में इसे कहते हैं घनाभ। तो हमारे सामने घनाभ की बात नहीं, हम किसकी बात करें, बात करें क्यूब की, यानी कि बात करें घन की। तो आपके सामने कहा गया कि अगर एक बड़े से क्यूब को, बड़े से क्यूब का मतलब क्या, जब किसी बिग क्यूब को किसी स्मॉल क्यूब में हम काट दिया जाए, तो फिर आपसे पूछा गया छोटे घनों की संख्या को। नोट में यही लिखिएगा कि किसी बिग क्यूब को जब स्मॉल क्यूब में काटा जाता है, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जो होता है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स वो कुछ नहीं होता है, वो होता है बिग क्यूब का जो साइड है अपॉन जो स्मॉल क्यूब का साइड है, स्मॉल क्यूब साइड इसका क्यूब होता है। तो ज़रा बताइए, अगर बड़े वाले क्यूब का आपका यहाँ पे कितना भुजा दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो बिग क्यूब का जो आपका वो 15 सेंटीमीटर है भुजा, और छोटे वाले का कितने में काटा गया, 3 सेंटीमीटर वाले में। तो ये नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या हो जाएंगे, 15/3 का क्यूब। तो 15/3 क्या आएगा, 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 इज़ अ वेरी गुड आंसर, 125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी आपके सामने क्यूब में बड़े क्यूब का आपका भुजा का लंबाई दिया गया हो और छोटे क्यूब के भुजा का लंबाई दिया गया हो, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, बड़े वाले क्यूब का साइड अपन छोटे वाले क्यूब का साइड इसका क्यूब कर देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो तैयार रहिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, जो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसका आंसर आप सभी करेक्ट देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, ज़रा इसमें टाइमर चला दिया जाए। चलिए इसका आंसर कुछ लोग विद इन 20 सेकंड दे चुके होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद था। अब कुछ नहीं, क्या बोला गया, कहा गया कि बड़े वाला क्यूब का जो साइड है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर, इसे कितने सेंटीमीटर में काटा गया, 3 सेंटीमीटर में। अरे कुछ नहीं करना है, बड़े वाले का साइड 3, 9/3 कितना आएगा, 3, 3 का क्यूब करिए, कितना 27 छोटे घन होंगे, विद इन अ सेकेंड आंसर आ गया। हमने कहा क्या किया गया, कुछ नहीं, वी के क्यूब का जो आपका बड़े वाले क्यूब का साइड कितना था, 9, ऐसे काटा कितने में गया था, स्मॉल में, तो स्मॉल का साइड कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले का साइड अपन छोटे वाले का साइड, तो ये कितना आएगा, 3, इसी का तो क्यूब करना था, इसी का तो क्यूब लिखना था। तो बताइए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 के क्यूब का मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 3
27 आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ गया था, आप लोग लगा भी लिए होंगे। अब चलिए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर ले रहे हैं वो लोग क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर हमने क्वेश्चन 20 सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 से बोलेंगे वो कि सर क्वेश्चन नंबर 7 हमने विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर लिया था। इससे हमें पता तो चलेगा कि कौन सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन इस 2020 के एग्जाम में होने वाला है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। कहा कि एक घड़ी में 1:20 हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर घड़ी क्या समय बताएगी। जरा इंग्लिश वालों के लिए हम लिख दें कि दर्पण का मतलब होता है मिरर, यहाँ मिरर इमेज की बात कर रहा है आपसे। चलिए जरा टाइमर देखते हैं 20 सेकंड का। चलिए आपकी टाइमिंग खत्म हो चुकी है और ज़रा समझते हैं। हमने कहा जरा कॉन्सेप्ट फिर लिखेंगे क्या, ज़रा लिखना हो तो लिख लीजिए। लिखना क्या है, लिख लीजिए। हमने कहा नोट में लिखिए सबसे पहला कि जब घड़ी का मिरर इमेज पूछा जाए, और दूसरा आप लिखिए जब घड़ी का वाटर इमेज पूछा जाए। कुछ नहीं करना, जब घड़ी में मिरर इमेज पूछा जाएगा तो जो टाइम आपका यहाँ दिया गया है उस टाइम को 11:60 से घटा दीजिए और जो आपका यहाँ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। और आपके वाटर इमेज में कुछ नहीं करना है, जो टाइम दिया गया था उसे 18:30 से घटा दीजिए, दिए गए टाइम को 18:30 से माइनस कर दीजिए और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वाटर इमेज हो जाएगा। चलिए जरा निकाल लेते हैं। हमने कहा 11:60 से 1:20 को घटाइए, मिरर इमेज पूछा गया है ना, तो 1:20 को घटाइए, तो 1:20 को घटाएंगे तो 60 से 20 कितना आएगा 40, और 11 से 1 जा कितना 10:40, यानी 10:40 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है क्वेश्चन लगाना, जरा सोचिए। आपके सामने कहा कि घड़ी में 1:20 हो रहा है, 1:20 हो रहा है तो दर्पण में देखने पर घड़ी क्या समय बताएगी, जरा सोचिए। अगर 1:20 हो रहा है, चलिए बना के दिखाते हैं आपको। हमने कहा ये लीजिए आपकी घड़ी हो गई। एक घड़ी में आपका देखिए कुछ 12, ये आपका कुछ 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4, 5, 6। चलिए पूरा नहीं बनाएंगे। हमने कहा 1:20 का मतलब है घंटे वाली सुई कुछ यहाँ होगी, मिनट वाली सुई कैसे होगी, कुछ इधर होगी। मिरर में देखने का मतलब है कि घड़ी जो होती है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये 12 था, ये आपका 11, ये 10, फिर ये 9, 8, 7, 6। चलिए मिरर में देखेंगे तो घड़ी कुछ कैसे दिखा रही होगी, घड़ी कुछ जो है वो आपकी कुछ टाइम ऐसे बजा रही होगी, जब घंटे वाली इधर होगी, मिनट वाली कहाँ होगी, इधर होगी। तो जरा सोचिए यह इसका क्या बन गया, इसका मिरर इमेज बन गया। और देखिए टाइम क्या हो रहा है इसमें 10:40 हो रहा था, मतलब 10:40 करेक्ट आंसर। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब मिरर इमेज पूछा जाए तो 11:60 से घटा देंगे, और जब वाटर इमेज पूछा जाए तो 18:30 से घटा देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोज अगर इसी क्वेश्चन का पूछे होते कि किसी घड़ी में 1:20 हो रहा है, बताइए उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, तो कुछ नहीं 1:20 को घटाइए, 1:20 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 10, और 18 से 1 जा कितना 17:10। 17 का मतलब क्या होता है 5, यानी 5:10 जो है वो आपके घड़ी का क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात करें जब घंटे की सुई 75 डिग्री आगे बढ़ी होगी। तो जरा जल्दी से बताइए हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये 20 सेकेंड आपके लिए। चलिए आपका 20 सेकंड समाप्त हुआ। अब जरा हमारा 20 सेकंड स्टार्ट होता है, देखते हैं। हमने कहा आपके सामने कहा गया एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है। पहले घड़ी बनाइए, एक घड़ी है। चलिए ये आपका 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, 7, 8। 3:40 का मतलब घंटे वाली सुई जो है आपकी कुछ ऐसे रही होगी, और मिनट वाली आपकी कहाँ चली जाए 8 पे। देखिए आपका 3:40 हो रहा है। तो कहा गया बताइए वह समय क्या होगा जब घंटे वाली जो सुई है आपकी दिख रही थी यह 75 डिग्री रोटेट कर जाए। कितना रोटेट कर जाए, ये आपकी घंटे वाली सुई 75 डिग्री रोटेट कर जाए। तो बताइए क्या समय हो रहा होगा जब ये 75 डिग्री चल लेगी। तो एक छोटी सी बात बताइए हमें, आप पढ़े भी होंगे
कि ये जो आपका घड़ी होता है, इस घड़ी में कितने खाने होते हैं? टोटल 12 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं। तो अगर आपके मिनट वाली सुई, जरा सोचिए ध्यान से, पहले हम स्पीड निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? स्पीड ऑफ एंड्स निकालने जा रहे हैं कि घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं उसकी स्पीड क्या होती है। हमने कहा घंटे वाली सुई की स्पीड निकालेंगे। जरा बताइए घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है? ये पूरा कितना होता है? ये पूरा आपका जो एंगल होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री में हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 खाने होते हैं तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब जो एक खाना है यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो एक खाना होता है, इन खाने के बीच कितने का एंगल होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। तो जरा बताइए 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलती है? हमने कहा घंटे वाली सुई, मान लीजिए यहाँ पर आपका 12 बज रहा था अभी, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चल लेगी? वो 1 पे आ जाएगी ना। 12 पे थी, 1 घंटे में कब आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। तो कितना डिग्री चली? 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है घंटे वाली? 30 डिग्री। तो बताइए 1 घंटे में अगर 30 डिग्री चल रही है तो 30 डिग्री का मतलब, हम अगर आपसे मिनट की बात करें तो जरा बताइए 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना चली? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चली? 30/60, मतलब कि 1/2 डिग्री। इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो 75 मिनट में घंटे वाली कितने डिग्री चलेगी? तो अगर 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 75 मिनट में 75 गुणे 1/2 डिग्री, यही तो चलेगी। अच्छा सॉरी, ये 75 बटे नहीं, हमने कहा जरा सोचिए, अगर आपकी घड़ी जो है वह 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो उसे 1 डिग्री चलने में कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट। तो जरा बताइए घड़ी को 75 डिग्री चलने में कितना मिनट लगेगा? तो 2 गुणे 75, मतलब कि 150 मिनट। तो आपकी जो घड़ी है वह 150 मिनट आगे चली जाएगी। तो आपका जो समय हो रहा था वो क्या हो रहा था? आपका समय हो रहा था 3:40 मिनट का, और 150 मिनट का मतलब हो गया, 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा 30 मिनट। 150 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे 30 मिनट। तो घड़ी आपकी 2 घंटे 30 मिनट आगे चली जाएगी। तो आपका 40 30 70 हो गया, 3 2 5, तो 70 तो हो नहीं सकता। 70 का मतलब है 60 मिनट हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो आपके 10 मिनट बच जाएगा, जो 60 मिनट था वो कहाँ चला गया? यहाँ, और ये 6 बज जाएगा। यानी 6:10 आपका जो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा एक बार क्वेश्चन फिर समझाते हैं, जरा फिर समझिएगा। कुछ लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे, जरा समझिए, ध्यान समझिएगा। एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं। जरा आइए, हमने कहा आपके सामने क्वेश्चन कहा गया, एक बार फिर जरा ध्यान समझिए। आपके सामने हमने कहा कि जो आपकी सुई होती है घंटे वाली, वो क्या करती है? जरा ध्यान समझिएगा। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है? 30 डिग्री। कैसे पता? तो हमने कहा जरा सोचिए, अगर आपकी घड़ी में मान लिया 3 बज रहा था, सपोज डेटे आपकी घड़ी है, इस घड़ी में मान लीजिए आपका 1 बज रहा है, ये 1 बज रहा है, तो 1 घंटे बाद घंटे वाली कहाँ चले जाएगी? 2 पे चले जाएगी। तो कितना रोटेट की? 30 डिग्री। तो हमने कहा 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट, 1 घंटे का मतलब कितना? 60 मिनट में कितना डिग्री रोटेट कर रही है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी? 30/60, मतलब कि आधा डिग्री। तो अगर 1 मिनट में आधा डिग्री रोटेट कर रही है तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। अगर 75 डिग्री घंटे वाली चली है तो कितना उसको मिनट लगा होगा? 75 गुणे 2, मतलब कि 150 मिनट लगा होगा। और 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट। तो अगर हमारा समय 3:40 हो रहा था और उसमें अगर 2 घंटे 30 मिनट हम आगे चले जाएंगे तो 40 30 से 70 हो गया, ये कितना हो गया? 5। तो 5 70 तो होगा नहीं, तो क्या कर देंगे? इससे हम क्या कर देंगे? 60 + 10 कर सकते हैं। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 6 हो गया, और ये आपका 10, यानी 6:10 इज द करेक्ट आंसर। मतलब जब घड़ी की 75 डिग्री आगे बढ़ेगी तो 6:10 बजा रही होगी। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं जल्दी से। देखिए आपको जो जरा एक बात आपको बता दें, जो क्वेश्चन आपके हम बता रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर ये लाइव सेशन होता तो आपसे हम जुड़ते, हम देखते हैं आपके एक्सप्रेशन क्या चल रहे हैं। या अगर हम आपके सामने अपना चेहरा लेकर आए होते तब भी आप देख पाते कि सर एक्सप्रेशन क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। फिर भी सोचिए कितने संघर्ष से आपकी वीडियो बनाई जा रही है, कितनी मेहनत से आपकी पीपीटी तैयार की जाती है, जो कि आपके सामने स्लाइड चल रही है, और फिर आपको कैसे समझाया जाता है। बिल्कुल ऐसे समझाया जाता है जैसे मान के कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो आप भी जब इसे पढ़ें तो बिल्कुल ऐसा समझे कि आपके सामने जो है कि फैकल्टी मेंबर बैठा हुआ है, और आप विदिन 20 सेकंड क्वेश्चन का टाइमर दिया गया तो आप 20 सेकंड में क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए जरा आपके सामने क्वेश्चन का टाइमर दे दे पहले, उसके बाद आपको समझाया जाए।
क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 4:40, 4:40 पर घड़ी के सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा? चलिए, ये आपका टाइमिंग खत्म हो गया। जरा आप समझ लेते हैं कि आपके घड़ी की सुइयों में 4:40 पर क्या एंगल हो रहा होगा। हमने कहा जरा सोचिए, आपके सामने कहा गया कि 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके सामने हमने एक घड़ी बनाई, घड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए, ये आपके सामने हमने घड़ी बनाया, ये आपका समय जो है वो कुछ 4:40 का समय हो रहा है। चलिए, ये घंटे वाली सुई आपकी है, ये घंटे वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली सुई है। ये आपका 4 था, ये 5 था, ये 6, 7, ये आपका 4:40 का समय हो रहा है। तब से पूछा गया, बताइए घड़ी के सुइयों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा। ये तो पूछा गया, कहा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द एंड्स एट 4:40, 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल क्या होगा। जरा एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जब भी किसी समय का आपसे एंगल पूछा जाए, कुछ नत करिए, उसमें 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 6 60 × 4 कितना हो जाएगा? 6 × 24 240 हो जाएगा, और 11 × कितना हो जाएगा? 44 440 हो जाएगा। और जो आए उसका डिफरेंस लीजिए, तो कितना आएगा डिफरेंस? 200, और डिफरेंस का आधा करिए, कितना आएगा? 100 डिग्री। इसके बीच कितना एंगल बनेगा? 100 डिग्री का। बात क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। ध्यान समझिए, हमने कहा जब भी आपके सामने कोई, हमने कहा जरा एक टाइम बताइए, आपके सामने समय हो रहा है कि 2:20। बताइए 2:20 पर घड़ी सुई के बीच का एंगल कितना होगा? कुछ नत करिए, 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 दूना कितना? 120, अरे कितना है? 11 दूना 22, 220। डिफरेंस कितना आएगा दोनों का? 100, और 100 का आधा करेंगे कितना आएगा? 50 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने कहा आपके सामने एक समय हो रहा है 10:05। बताइए घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा? कुछ मत करिए, 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगी दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, और जो आएगा उसका आधा करके उसका आंसर बता दीजिए। तो आपके सामने जब भी एंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, जरा फिर कहीं नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि जब भी कोई एंगल पूछा जाते हैं आपको टाइम लिखना है, और उस टाइम में 1160 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होगा, और जो वैल्यू आएगी उसका आपको हाफ कर देना होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उस समय का एंगल हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए, आशा करते हैं क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन जरा देखते हैं आपके लिए क्या है, और विद इन 20 सेकंड आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए, जरा पहले क्वेश्चन समझा दें हिंदी में। क्वेश्चन कहा गया था आपके सामने कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड्स एट ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 2:30। मतलब जब 2:30 हो रहा था घड़ी में, तो घड़ी की सुइयों के बीच, जो घंटे वाली मिनट वाली जो सुई थी, इनके बीच का सबसे बड़ा वाला एंगल कब बना होगा, यानी कितने डिग्री का बना होगा, ये आपको बताना था। तो चलिए जरा आपके लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। 20 सेकंड पहले आप सॉल्व करिए, फिर हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का भी टाइमिंग जो है आपका खत्म हो चुका। आप क्वेश्चन पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है? 20 सेकंड हमको दीजिए। हमने कहा आपके सामने कहा गया जब घड़ी में 2:30 का समय हो रहा होगा, क्या समय हो रहा होगा? चलिए, घड़ी है पूरा, इस पर घड़ी बना लेते हैं। हमने कहा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमने कहा जब 2:30 का समय हो रहा हो तो घड़ी क्या होगी? कुछ आपके घंटे वाली सुई ऐसे होगी, और मिनट वाली सुई कुछ ऐसे होगी। तो ये मिनट वाली सुई कुछ ऐसे होगी, घंटे वाली सुई कुछ ऐसे होगी। तो पूछा है घड़ी के सुई के बीच का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो चलिए पहले इनके बीच का एंगल निकालते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, पहले इसे निकाल लेते हैं। हमने कहा जरा बताइए 1160 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो करना होगा। हमने कहा बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 3 33, 330 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जरा बताइए दोनों का डिफरेंस कितना होगा। हमने कहा दोनों का जो डिफरेंस होगा 120 से जब 220, 320, 210 डिग्री। डिफरेंस कितना आएगा? 210 डिग्री का। और इसका जब हाफ कर देंगे तो 105 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो जरा बताइए घड़ी की जो पूरा एंगल होता है, पूरा जो एंगल होता है कितना होता है? 360 डिग्री।
तो अगर अंदर वाला एंगल 105 डिग्री है तो बाहर वाला जो आपका एंगल होगा, ये बाहर वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 105 मतलब कि 255 डिग्री। तो घड़ी की सुइयों के बीच दो एंगल बना, एक तो अंदर वाला एक है बाहर वाला। तो अंदर वाला बना 105 डिग्री और बाहर वाला बना 255 डिग्री। तो बताइए सबसे बड़ा वाला एंगल कौन है, 255 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 255 डिग्री इज द करेक्ट। क्योंकि यहाँ आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल अगर पूछा है तो 255 डिग्री। केवल अगर यह कहता हो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट एंड, तब यहाँ आपका आंसर क्या हो जाता, आपका 105 चला जाता। बात क्लियर है, आप क्वेश्चन दोनों समझ पाएंगे, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों आप आसानी समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 12वां क्वेश्चन। कहा गया अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन ईच, जरा हिंदी वाले ध्यान समझेंगे। कह रहा है एक घड़ी लगातार, यहाँ पे बताई गई, कहा गया कि एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है। क्या कहा गया, एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है। तो बताइए कि यदि वह घड़ी 8 बजे सुबह करेक्ट सेट की गई थी तो शाम का जब 6 बज रहा होगा तो यह वाली घड़ी क्या समय बता रही होगी। क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए जरा आपके लिए हम टाइमर चला दें। चलिए आपका टाइमिंग खत्म हो चुका और जरा आप क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा ध्यान समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को पहले हम बेसिक्स एकदम लगा लेते हैं, बाकी जब हम क्लॉक पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। हमने कहा आपके सामने कहा गया एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में कितना तेज होती है, 5 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितना तेज हो जाएगी, तो 1 मिनट में हो जाएगी 5/3 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितना तेज हो जाएगी, 60 मिनट में हो जाएगी 60 × 5/3। तो इसका मतलब हो गया 3 सेकेंड से 20 25 100, यानी कि 60 मिनट में जो घड़ी है वो 100 सेकेंड तेज हो जाएगी। तो 60 मिनट का मतलब है कि 1 घंटे में कितना सेकंड आगे बढ़ जाएगी, 1 घंटे में बढ़ जाएगी 100 सेकंड। कैसे लगाया जरा फिर समझिए। हमने कहा अगर घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड तेज होती है तो 1 मिनट में 5/3 सेकंड तेज होगी। तो 60 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 सेकंड तेज होगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने तेज होती है, 100 सेकंड। तो अगर 1 घंटे में 100 सेकंड आगे बढ़ जा रही है तो सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे घड़ी चली होगी। तो हमने कहा 8 से 6 चलने में 8 से 12 4 और उधर 6, यानी टोटल आपकी घंटे कितनी चल चुकी, आपकी घड़ी का अंतर जो 10 घंटे का। तो अगर 1 घंटे में 100 सेकंड बढ़ जा रही है तो 10 घंटे में घड़ी कितनी बढ़ जाएगी, 10 × 100 सेकंड, मतलब कि 1000 सेकंड घड़ी आपकी आगे चली जाएगी। और 1000 सेकंड का मतलब अगर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 16 मिनट 40 सेकंड। मतलब आपकी घड़ी जो है वह 16 मिनट 40 सेकंड आगे बढ़ चुकी होगी। तो अगर शाम का 6 बज रहा था तो 6 बजे में अगर आप 16 मिनट 40 सेकंड ऐड कर देंगे तो 6:16 मिनट 40 सेकंड ये फॉल्टी क्लॉक आपका समय दिखा रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6:16 मिनट 40 सेकंड। बात समझ पाए। हम फिर समझाते हैं यार, समझिए। हमने कहा एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है तो 1 मिनट में 5/3 सेकंड आगे बढ़ेगी। तो 60 मिनट में वो 60 × 5/3 मतलब कि 100 सेकंड आगे बढ़ेगी। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में कितना, 100 सेकंड। तो अगर 1 घंटे में 100 सेकंड तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलने में घड़ी 10 घंटे चली है। तो 10 घंटे में कितना, 10 × 100 सेकंड मतलब कि 16 मिनट 40 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। और कहा गया ये घड़ी जो है प्रत्येक समय गेन करती है, मतलब कि तेज हो रही है। अगर तेज हो रही है तो शाम का 6 बज रहा है ओरिजिनल घड़ी में, तो रॉन्ग वाली अगर तेज है तो इससे आगे ही तो जाएगी। तो आगे कितना बढ़ी होगी, आगे बढ़ी होगी 16 मिनट 40 सेकंड। तो 16 मिनट 40 सेकंड ऐड कर देंगे तो 6:16 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा। कभी कभी लिखता है कि क्लॉक यहाँ गेन न लिख के यहाँ लॉस लिखता है।
लॉस का मतलब होता है कि घड़ी धीमी हो रही है। तो अगर घड़ी मान लीजिए धीमी हो रही थी तो कुछ नहीं, दिए गए समय से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो याद रखिए, जब घड़ी में कहा जाए कि घड़ी गेन करती है तो समय को प्लस करना होगा, और जब कहा जाए कि घड़ी लॉस करती है तो समय को माइनस करना होगा। ये बात भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, जो कि कैलेंडर का कहा गया कि हाउ मेनी लीप ईयर आर इन अ सेंचुरी, एक शताब्दी में कितने अधिवर्ष होते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है अधिवर्ष। तो एक शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जरा फिर से आपको हम दे दें 20 सेकेंड और जरा देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए, आपका टाइमर समाप्त हुआ। अब जरा 20 सेकंड आप हमें दीजिए, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। हमने कहा आपके सामने जब कैलेंडर पढ़ते हैं तो उसमें ईयर की बात की जाती है। ईयर आपके दो तरीके के होते हैं, आपको बताया जाता है। एक होता है आपका जिसे आप कहते हैं नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष, दूसरा होता है जिसे आप कहते हैं लीप ईयर मतलब कि अधिवर्ष। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। अधिवर्ष का मतलब होता है एक ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। नॉर्मल वर्ष का मतलब होता है एक ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 की होती है, 28 की फरवरी होती है। और लीप का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है। नॉर्मल वर्ष में सीधा सा कहिए कि 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और लीप ईयर 4 से डिविजिबल होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमने कहा 2013, क्या 2013 4 से डिविजिबल है? नहीं, मतलब ये आपका कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। लेकिन अगर बात करें 2012, तो 2012 आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से क्या हो जाएगा, 4 25 20 और 4 3 12, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 4 से पूरा पूरा जो ईयर डिविजिबल हो जाए वो कैसा होता है? लीप ईयर होता है। या जिसमें 366 दिन है, जिसमें 29 की फरवरी हो, सभी कैसे होते हैं? लीप ईयर होते हैं। तो आपके सामने कहा गया, बताइए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं। तो 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? तो हमने कहा जरा सोचिए, अगर लिखना शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहला वर्ष जो होता है 1, ये क्या लीप ईयर होता? नहीं होता। अच्छा, दूसरा वर्ष लीप ईयर होता? नहीं होता। तीसरा वर्ष लीप ईयर होता? नहीं होता। लेकिन चौथा वर्ष 4 से डिविजिबल लीप ईयर होता। फिर 5वां लीप नहीं होता, 6वां लीप नहीं होता, 7वां लीप नहीं होता, 8वां वर्ष लीप होता। ऐसे हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम 100 में 4 से भाग कर दें तो 25 आपके लीप ईयर आने चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जरा एक बात सोचिएगा, पहला आपका लीप नहीं था, दूसरा नहीं था, तीसरा नहीं था, चौथा आपका लीप ईयर था। ऐसे करते करते लास्ट में जाते तो आपका क्या आता है? 96, 97, फिर आपका 98, 99, 100, ऐसे कुछ आता। तो जरा सोचिए, जब लास्ट में आप चल रहे होते तो आपका 96 लीप ईयर आता, लेकिन 97, 98, 99 लीप ईयर नहीं होते, 100 लीप ईयर होता कि नहीं? अब यही बात सोचने वाली है। हमने कहा जरा सोचिए, जब आपके सामने हमने लीप ईयर की बात की तो हमने 4 से डिविजिबल किया, लेकिन याद रखिए जब आपके सामने ए लीप सेंचुरी ईयर हो जाए, नहीं लीप शताब्दी वर्ष हो जाए, शताब्दी अधिवर्ष हो जाए, तो उसे 400 से भी डिविजिबल होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है? इसके लिए आपको हम बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में आपको ये भी बताने वाले कि क्यों 4 साल बाद ही आपका लीप वर्ष आता है, क्यों 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, सेंचुरी लीप होने के लिए क्यों 400 से डिवाइड किया जाता है, फरवरी क्यों 29 की हो जाती है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द हम, किस में? कैलेंडर में। तो बस इतना याद रखिए कि जो है आपका 100वां वर्ष होगा वो 100वां आपका लीप नहीं होगा, इसलिए आपके 25 से कम होगा। कितने आपके लीप वर्ष होंगे? 24। यानी 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि जो आपका 100वां वर्ष होता है वो आपका लीप वर्ष नहीं होता। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, यदि आज शनिवार है तो आज से 100 साल पहले कौन सा दिन था? जल्दी से बता दीजिए बैठे बैठे, क्या से 100 साल पहले कौन सा दिन था? आपका 20 सेकेंड स्टार्ट। आपका टाइम जो है वो होता है समाप्त। अब 20 सेकेंड स्टार्ट होते हैं हमारे। चलिए ध्यान समझिएगा, हमने कहा गया यदि आज शनिवार है तो 100 साल पहले कौन सा? जरा सोचिए, अगर आज शनिवार है, चलिए आज सैटरडे है,
अगर कल का पूछता बता देते फ्राइडे, परसों का पूछता बता देते कि थर्सडे था, उससे भी एक दिन पहले पूछता वेडनेसडे बता देते, चलिए उससे भी एक दिन पहले पूछता ट्यूसडे बताते, उससे भी एक दिन पहले मंडे, उससे भी संडे बताते। लेकिन सर यहाँ तो 100 साल की बात कर दिया, कैसे लिखेंगे सर, कैसे बताएंगे? हमने कहा जरा एक काम करिए, आप जब कैलेंडर पढ़ते हैं, जब कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, उसमें एक बात आपको बताई जाती है ऑड डेज की, विषम डेज। बहुत सारे लोग कैलेंडर में पढ़े होंगे विषम डेज, तो जरा हम पहले आपको बता दें कि ऑड डेज क्या होता है। हमने कहा ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। विषम दिन का मतलब क्या होता है, जरा सोचिए। एक मान लिया आपके सामने पार्टी में आप लोग गए, कहाँ गए आप लोग? गए पार्टी में। पार्टी में कहा गया कि जितने लोग आ रहे हैं सर वो सभी लोग वाइट कुर्ता पहनेंगे और क्या पहनेंगे, ब्लैक पैंट पहनेंगे और काला काला टीका लगाएंगे। कैसा टीका लगाएंगे? काला काला। हमने कहा आपसे कहा गया कि आप व्यक्ति हैं, आपको पार्टी में जाना है और पार्टी में क्या पहनना है? आपको पहनना है ऊपर वाइट और नीचे क्या पहनना है? नीचे पहनना है ब्लैक। और टीका कैसा होना चाहिए आपका? टीका, अच्छा नीचे क्या पहनना था आपको? ब्लैक। और आपका टीका कैसा होगा? आपका टीका होगा ब्लैक। कोई व्यक्ति है जो क्या किया कि यहाँ टीका लगा लिया रेड, पहन लिया ऊपर ग्रीन और नीचे पहन लिया पिंक। तो जरा आप सोचिए क्या कहेंगे? जैसे वो पार्टी में एंट्री करेगा, आप बोलेंगे यार तुम तो ग्रुप से ऑड लग रहे हो। तो ऑड का मतलब ऐसा नहीं था कि वो व्यक्ति 2 से डिविजिबल नहीं था। इसका मतलब, ऑड का मतलब होता है कि एक समूह था, जिस समूह में सभी लोग इसको फॉलो कर रहे थे और वो इस समूह से बाहर चला गया, उसे हमने ऑड कह दिया। ऐसे ही जब आप कैलेंडर में ऑड डेज की बात करते हैं, इसका मतलब होता है आपके जो सप्ताह होते हैं, जो आपका वीक होता है, इसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन, मंडे टू संडे। तो इस 7 दिनों के समूह से जब कोई दिन बाहर चला जाए तो उसे कहते हैं विषम दिन, ऑड डेज। हम पूछे बताइए 15 दिनों में कितने ऑड डेज हैं? तो 15 दिनों में 7-7 का पेयर बनाएंगे तो 14 दिन निकल जाएगा। कितना दिन एक्स्ट्रा बचा? एक दिन ही आपका ऑड डेज हो गया। हमने कहा बताइए 24 दिनों में कितने ऑड डेज हैं? तो 7-7 का पेयर बना के 21 दिन निकाल दीजिए, कितने ऑड डेज हो गए? 3 दिन। तो ऐसा आपसे कहा गया 100 साल में अगर ऑड डेज निकाल ले तो हम बता सकते हैं कि आपका जो है कि 100 साल पहले कौन सा दिन था। तो यार जल्दी से बताइए। हमने कहा ध्यान समझिएगा, 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। हमने कहा बताइए 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने नॉर्मल ईयर होते हैं? हमने कहा नॉर्मल ईयर 100 साल में कितने होते हैं? तभी आपने पढ़ा कि 100 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। और आपका नॉर्मल ईयर कितना होता है? तो नॉर्मल ईयर जो होता है वो होता है आपका 76। तो अगर 76 नॉर्मल हो गए, 24 लीप हो, तो आपको बताया गया है कि ऑड डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, कि लीप ईयर में कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर में। तो आइए पहले इसे निकालते हैं। हमने कहा 365 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे? तो 7 से डिवाइड करके पेयर बना देंगे तो 52 सप्ताह निकल जाएंगे और ऑड डेज कितना बचेगा? 1। मतलब कि नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर में अगर ये 366 हो जाएगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 24 लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 48 दिन। और 76 नॉर्मल में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 76 दिन। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया? यानी 100 वर्षों में 124 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इन 124 दिनों में ऑड निकालेंगे तो 7 से भाग करिए, कितना हो जाएगा आपका? 5 दिन एक्स्ट्रा निकल जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यदि आज शनिवार है तो शनिवार से 5 दिन पहले चलेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। और आज से 100 सालों पहले कौन सा दिन था? मंडे था। मंडे इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, बहुत जल्द आपका एक टॉपिक आने वाला है कैलेंडर, जिसे हम बताने वाले हैं, और वहाँ आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है तो बताया वो अपना पहला जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा? गारंटी है 90% बच्चे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को गलत बताएंगे। चलिए कमेंट करके आप बताइए हमें कि क्वेश्चन आपका सही है कि गलत है। और यह आपका होगा होमवर्क। होमवर्क में सबका कमेंट आना चाहिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए कि वह कितने वर्षों बाद जो है अपना जन्मदिन मना रहा होगा। थैंक यू सो मच डियर्स। ये आपका टाइमर हम नहीं चलाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और होमवर्क का क्वेश्चन आप जल्दी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क का क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या वीडियो पोस्ट करके इसे आप देख लीजिए और इसका कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वो बच्चा कितने साल बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। आपका आज का क्लास होता है एंड। देखिए आपके लिए ज़रा एक बात बता दें, ये जो भी आपके लिए बनाए जाते हैं सर, ये स्लाइड बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। जो आपके सामने क्वेश्चन बनाए गए थे उसके बाद से आपको यहाँ से पढ़ाना, इस पढ़ाए हुए वीडियो को फिर आपके लिए अपलोड करना, आप तक पहुंचाना, ये बहुत मेहनत का काम है। लेकिन फिर भी आपके लिए बैठ के घर से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई कमी ना हो, आपके जो कंटेंट मिला है वो कंटेंट आपका कहीं कुछ कम ना हो जाए, आपका रिवीजन प्रॉपर चलता रहे। तो डियर्स अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है
तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जितना शेयर कर सकते हैं, जितने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, उतने जगह इसको शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इसे देखें जो बच्चे सारे टॉपिक्स नहीं जानते हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं तथा इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। बहुत जल्द फिर मिलने वाले हैं एसएससी का न्यू कॉन्सेप्ट लेके। वहाँ कई और सारे चैप्टर्स होंगे और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।